नमस्कार। आज 28 सितंबर है और भारतीय इतिहास में 28 सितंबर दो महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद किया जाता है। 28 सितंबर जन्मदिन है शहीद आज़म भगत सिंह का, उस नौजवान का जिसने अपनी शहादत से एक नया इतिहास लिखा, युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत बना। शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में अन्य किसी वीडियो में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक अन्य घटना की, जो कि भारत के सामाजिक न्याय की संघर्ष यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। हम बात कर रहे हैं 28 सितंबर 1951 की वह घटना जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे और कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाबा साहेब की जो विद्वत्ता थी, बाबा साहेब का जो कहना चाहिए अनुसंधान था, जो प्रयास उन्होंने अनटचेबल्स के लिए, जिन्हें बाबा साहब अपने राइटिंग्स में और स्पीचेस में अस्पृश्य और अछूत कहते हैं, क्योंकि दलित शब्द उस समय उत्पन्न नहीं हुआ था। तो देश के जो पहले कानून मंत्री थे, उनके सामने आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हुई कि उन्हें अपने पद से, कानून मंत्री के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बारे में देश में अलग अलग प्रकार के नैरेटिव्स सेट किए जाते हैं और हर एक राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के हिसाब से उन नैरेटिव्स पे काम करता है और जनता तक सही जानकारी शायद नहीं पहुंच पाती है। आज सोशल मीडिया के इस दौर में जब रवीश जी ने एक बहुत ही बढ़िया शब्द गढ़ा है, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो आधा अधूरा और कचरा ज्ञान और जानकारी शेयर और साझा की जाती है, उसी को फैक्ट्स के माध्यम से चैलेंज करने और देश के नागरिकों के सामने एक सही परिप्रेक्ष्य में, सही संदर्भों में सही जानकारी आ सके, ऐसा प्रयास मैं अपने विभिन्न वीडियो के माध्यम से करता हूं। तो आज का मेरा यह वीडियो भी इसी को लेकर है कि वो क्या परिस्थितियां थी कि 28 सितंबर 1951 को बाबा साहेब को अपने पद से, कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब ने अपना इस्तीफा 27 सितंबर 1951 को ही दे दिया था, यानी उस दिन उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे अपना कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना है। अपने राइटिंग्स और अपने स्पीचेस में बाबा साहेब 4 कारण बताते हैं। हम एक एक कारण करके इसकी बात करेंगे। तो बाबा साहब, एक आम सभा हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था, है ना, जिसके बारे में मैं आगे और आपको बताने वाला हूं। ये वहीं से कोट किया गया है। तो उसमें बाबा साहब कहते हैं कि अब 4 साल 1 महीना और 26 दिन हो गए हैं जब मुझे प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री का पद स्वीकार करने के लिए बुलाया था। चूंकि बाबा साहब स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में सदस्य थे, है ना, लेकिन एंटरिम जो सरकार थी, जिसे हम कहते हैं एंटरिम गवर्नमेंट, है ना, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल था, यानी ये बात है 1946 की, जब ये तय हो चुका था कि अब जो है अंग्रेज देश छोड़कर जाने वाले हैं और भारत और पाकिस्तान ये 2 राष्ट्र बनना है, ये भी तय हो चुका था। तो उस समय बाबा साहेब को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, यानी अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के समय सहयोग के अयोग्य करार दिया था, ऐसा बाबा साहब का कहना है, और वो वाकई उसमें सदस्य नहीं थे। अब बाबा साहब ये कहते हैं कि उन्होंने किन परिस्थितियों में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में पद स्वीकार किया। तो बाबा साहब कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में सहयोग मांगा जाएगा तो मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब एक तरफ बाबा साहब
ये कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में सहयोग मांगा जाएगा तो वे इनकार नहीं करेंगे, तो फिर 4 साल और जो 6 महीने या जो भी समय बाबा साहब बताते हैं, तो क्या परिस्थिति बनी कि 4 वर्षों के बाद बाबा साहब को विवश होकर इस्तीफा देना पड़ा। इस बारे में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब और हिंदी में बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, जिसमें पूरा बाबा साहब के साहित्य का संकलन किया गया है, उसी में एक पत्र है जिसमें बाबा साहब बताते हैं कि मैं सबसे पहले उन मामलों का उल्लेख करूंगा जो बेहद ही व्यक्तिगत प्रकृति के हैं। बाबा साहब ने इस्तीफा देने के कुल 4 कारण बताए थे, और उन 4 कारण में पहला कारण बाबा साहब ये कहते हैं कि मुझे अपना इस्तीफा देने के पीछे जो पहला कारण है वो व्यक्तिगत कारण है। अब व्यक्तिगत कारण क्या है कि मैं जानता था कि कानून मंत्रालय का प्रशासनिक रूप से कोई बड़ा महत्व नहीं है। ऑलरेडी हमारा संविधान बन चुका है, संविधान सभा संविधान बना रही है, उसमें बाबा साहब ऑलरेडी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। लेकिन बाबा साहब ये चाहते थे कि जो वायसराय की कार्य परिषद थी उसमें बाबा साहब के पास महत्वपूर्ण 2 प्रशासनिक विभाग थे, श्रम और CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जिनके माध्यम से बाबा साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत ही विराट नियोजन परियोजनाओं का प्रतिपादन किया। तो बाबा साहब ये चाहते थे कि उन्हें इस प्रकार का कोई पोर्टफोलियो दिया जाए तो वे देश की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं, किंतु बाबा साहब को वो पोर्टफोलियो नहीं दिया गया। ये तो एक पहला कारण है जिसको बाबा साहब बड़ी साफगोई के साथ स्वीकार करते हैं कि ये बेहद व्यक्तिगत कारण है। अब जो दूसरा कारण बाबा साहब बताते हैं वो ये है कि पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले उपचार, जिनके बारे में वादा किया गया था कि स्वतंत्रता के बाद इन वर्गों के लिए उपाय किए जाएंगे, लेकिन संविधान पारित किए हुए 1 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है। ध्यान रखें, 1947 में आज़ाद हो गए, अंतरिम सरकार बन गई, उसमें बाबा साहब कानून मंत्री के रूप में कार्यरत थे। ऑलरेडी संविधान सभा अपना कार्य कर रही थी जो आगे चलकर संसद में ही परिणत हुई थी। तो उसके बाद की बात बाबा साहब कर रहे हैं, क्योंकि ये घटना 1951 की है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। तो संविधान लागू हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, किंतु अनुसूचित जातियों के संवैधानिक सुरक्षा के जो उपाय किए जाने थे वो उपाय नहीं किए गए। संविधान सभा में, जिसे हम संसद कह सकते हैं, बाबा साहब ने सरकार के ऊपर कहना चाहिए सीधे सीधे तथ्यों के आधार पर आरोप भी लगाया था, प्रश्न पूछा था। आरोप से ज़्यादा हम उसे प्रश्न कहेंगे। तो तत्कालीन गृह मंत्री सी राजगोपालाचारी ने, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो कहा कि ये चीज़ें जो हैं ये गलत हैं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब की बातों का खंडन हुआ तो बाबा साहब ने कहा आप आंकड़े दीजिए, लेकिन कोई आंकड़े नहीं थे। इस बारे में एक और चीज़ बड़ी उल्लेखनीय है, बाबा साहब ने इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र में भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर ली थी, किंतु वे नहीं चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी हो। इसलिए बाबा साहब ने रिपोर्ट तैयार करने के बावजूद इस पूरे मुद्दे को संविधान सभा और भावी जो भी संसद बनेगी उस पर इसको निपटाया जाएगा, इसका जो भी निराकरण है वो किया जाएगा, इसके लिए उन्होंने इंतज़ार किया। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाबा साहब कहते हैं वही पुराना अत्याचार, वही पुराना उत्पीड़न, वही पुराना भेदभाव जो पहले था और आज भी मौजूद है। आज हम बात करते हैं देश की एक बहुत ही बड़े राजनीतिक दल के प्रमुख, तो हम नहीं कह सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी के संविधान के अनुसार तो प्रमुख और कोई व्यक्ति है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उस पार्टी के नेता हैं।
उन्होंने संसद में इस चीज को स्वीकार किया है कि पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासियों के लिए जो कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं हुआ। वही सारी चीजें आज भी है, तो बदलाव कुछ नहीं आया। तीसरा मामला जिसके बारे में, तीसरा कारण जिसके बारे में बाबा साहब बताते हैं वह है देश की विदेश नीति। आप देखिए, देश की विदेश नीति, मैं कोई विदेश नीति का कोई विशेषज्ञ व्यक्ति नहीं हूं, उसमें मुझे कोई टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है और न मैं कोई टिप्पणी करना चाहता हूं। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से कनाडा के साथ का विवाद या चीन के साथ सीमा विवाद या और दूसरे राष्ट्रों के साथ जो हमारी विदेश नीति के कारण प्रसंग उत्पन्न हुए हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे देश की विदेश नीति पर एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करते हैं। तो वैसी ही स्थिति बाबा साहब भी उल्लेखित करते हैं। वो ये कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब हमने एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की तो विश्व का हर देश हमारा मित्र था, किंतु 4 साल बाद, क्योंकि ये बात बाबा साहब कब कह रहे हैं, 1951 में, तो 1951 में बाबा साहब कहते हैं कि हमारे दोस्तों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में भी हमारे प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए हम संघर्ष में लगे हुए हैं। और उससे भी बड़ी बात बाबा साहब ये कहते हैं कि हमारा जो सालाना राजस्व हम जो कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यूज, वो है 350 करोड़, लेकिन उन 350 करोड़ में से 180 करोड़ तो हम सेना पे खर्च कर देते हैं, यानी आधे से भी अधिक। तो अब आप ऐसे में एक स्वतंत्र राष्ट्र जिसके सामने विकास की गंभीर चुनौतियां हैं, वहां पर यदि उचित या सही विदेश नीति के अभाव में इतना बड़ा बजट केवल रक्षा पर खर्च किया जा रहा है तो ये ठीक नहीं है। ये 3 कारण बाबा साहब बताते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है बाबा साहब का चौथा कारण। और चौथा कारण बाबा साहब का कोई अपना निजी नहीं था। आप देखिए कि हम बाकी को निजी कारण कह सकते हैं, कैसे कि भाई पहला था जिसमें बाबा साहब ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर वो CPWD और श्रम विभाग जैसे पोर्टफोलियो अगर मिलते तो अच्छा होता, नहीं मिले, ठीक है, मैं कानून मंत्री के रूप में काम करूँगा। दूसरा था कि SC STs और OBCs के लिए जो है, पिछड़ा वर्ग के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किए जाने थे नहीं किए। यहाँ पर भी हम एक ठप्पा लगा सकते हैं कि भाई वो केवल एक वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, जाति समुदाय की बात कर रहे हैं। तीसरा आता है भाई विदेश नीति। विदेश नीति तो हो सकता है मंत्रिमंडल के अलग अलग जो सदस्य हैं तो किसी एक व्यक्ति का एक अलग परिप्रेक्ष्य हो सकता है, लेकिन जो चौथा कारण है वही सबसे महत्वपूर्ण कारण है और वही इस देश की जनता के सामने नहीं लाया जाता है। और वह चौथा कारण है हिंदू कोड बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। एक बड़ा कहना चाहिए पिछले कुछ सालों से वर्तमान जो केंद्र सरकार है उसने बड़े जोर शोर से उसको कहा कि भाई हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे देश में। उसको लेकर काफ़ी आंदोलन भी हुए, बवाल भी मचा, सब कुछ हो गया, कानून संसद से पारित भी हो गया, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? इच्छा शक्ति की कमी है। तो जो लोग आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं ना, उन्हीं लोगों ने, उसी सोच वालों ने उस दौर में हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। बाबा साहब चूंकि कानून मंत्री थे, तो कानून मंत्री होते हुए बाबा साहब को हिंदू कोड बिल की ड्राफ्टिंग और ये सारी चीज़ें करना थी। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल की बहुत सारी महत्वपूर्ण समितियां भी होती हैं। उन समितियों के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि रक्षा समिति, विदेश समिति जो है वो केवल एक पिटारा बन के रह गई है, और समिति के सदस्य तो वो नहीं थे, मैं इनमें से किसी भी समिति का सदस्य नहीं हूँ, वे लोहे के पर्दे के पीछे, बियॉन्ड द आयरन कर्टन्स, वो काम करते हैं। और अन्य जो सदस्य नहीं हैं उन्हें नीति को आकार देने में भाग लेने के किसी भी अवसर के बिना संयुक्त जिम्मेदारी लेनी होगी।
नहीं आप उसमें भाग ले नहीं सकते हो, आप उसके मेंबर नहीं हो, लेकिन जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी आपकी कैसे संभव होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं। अब बाबा साहब कहते हैं कि जो हिंदू कोड बिल था, इस विधेयक को 11 अप्रैल 1947 को इस सदन में पेश किया गया था। संविधान सभा की बात है ये, उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था। और इसके 4 साल के बाद के जीवन के बाद, 4 खंड पारित होने के बाद इसे मार दिया गया और 1 साल तक सरकार ने इसे प्रवर समिति, सिलेक्शन कमेटी होती है, अलग अलग लोकसभा की समितियां होती हैं राज्यसभा लोकसभा में, जहां पर जो है वो ड्राफ्ट कानून का जो भी ड्राफ्ट होता है वो भेजा जाता है, तो प्रवर समिति के पास 1 साल तक नहीं भेजा गया। इसको कब भेजा गया? 9 अप्रैल 1948 को प्रवर समिति के पास भेजा गया। फिर 12 अगस्त 1948 को जो है वो सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 31 अगस्त को जो है बाबा साहब ने सदन में इस पर चर्चा करने के लिए एक प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रस्ताव देने के लिए विधेयक को एजेंडे में रखा गया था। वास्तव में इस पर कोई चर्चा वगैरह कुछ हुई नहीं, चर्चा होने ही नहीं दी। वर्ष 1949 के फरवरी सत्र तक प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी गई। उसके बाद भी इस पर लगातार चर्चा नहीं होने दी गई। इसे 10 महीनों में वितरित किया गया। फरवरी में 4 दिन, मार्च में 1 दिन और अप्रैल 1949 में 2 दिन। ये पूरे 10 महीनों का बाबा साहब हिसाब बताते हैं। फरवरी 1948 से प्रारंभ करके वो बताते हैं अप्रैल 1949 तक की अवधि में। इसके बाद दिसंबर 1949 में विधेयक के लिए केवल 1 दिन का समय दिया गया, 19 दिसंबर। अभी आप देखते हैं ना, मास्टर स्ट्रोक, पता ही नहीं रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, और बस आता है ये हम पारित करेंगे। लागू कब होगा? तो 4 साल बाद, 5 साल बाद, पता नहीं वो होगा भी कि नहीं। वो चीज़ बाद में भी हो सकती थी, पर पता नहीं। खैर, तो जिस दिन सदन ने मेरे प्रस्ताव को अपनाया कि प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए विधेयक पर विचार किया जाए, तो 1950 में विधेयक पर कोई समय नहीं दिया गया। आप देखिए, 19 दिसंबर 1949 को 1 दिन का समय दिया। उसके बाद अगली बार जो है 5 फरवरी 1951 को विधेयक पर खंड दर खंड, सेक्शन वाइज जो है उस पर विचार किया गया। और कितने दिन दिए गए? 3 दिन, 5 फरवरी, 6 फरवरी और 7 फरवरी। और उसके बाद बाबा साहब लिखते हैं और फिर उसे वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया। इसी दौरान बहुत सारे दूसरे बिल जो है बड़ी प्रायोरिटी के साथ सरकार ने पास किए। उनके बारे में बाबा साहब लिखते हैं कि मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और प्रेस विधेयक, ये 3 विधेयक की बाबा साहब बात करते हैं कि इनके लिए जो तत्परता और जो प्राथमिकता सरकार ने दिखाई, वो प्राथमिकता और वो तत्परता हिंदू कोड बिल के लिए क्यों नहीं दिखाई। ऐसा तो है नहीं कि अगर यूनिवर्सिटी बिल, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या प्रेस का बिल अगर थोड़ा लेट हो जाता, तो ऐसा नहीं कि विश्वविद्यालय बर्बादी हो जाते। तो आप ये भी सोच रहे कि फिर हिंदू कोड बिल में लेट हो रहा था तो वो उसमें क्या? नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार, क्योंकि जो मनुस्मृति पर आधारित व्यवस्थाएं थी और अलग अलग परंपराएं थी, फिर चाहे वो विवाह को लेकर हो, विवाह विच्छेद को लेकर हो, दत्तक पुत्र या पुत्री ग्रहण से संबंधित हो, संपत्ति के अधिकार हो, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारी एनोमलीज थी, विषमताएं थी। उन सबको बड़ी ईमानदारी से दूर करना था, तो इसलिए हिंदू कोड बिल बहुत ज़रूरी था। अब हिंदू कोड बिल क्यों पारित नहीं हुआ, उसके बारे में बाबा साहब ही कहते हैं कि उनको लगता था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री या तत्कालीन जो कांग्रेस की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार तो कहना इसलिए ठीक होगा कि भाई ज़्यादातर सदस्य कांग्रेस के थे, पर उसमें हिंदू महासभा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसमें मेंबर्स थे, बाबा साहब भी मेंबर्स थे, तो हम ये नहीं कह सकते वो एक राष्ट्रीय सरकार थी। तो जो सचेतक थे, चीफ पार्टी व्हिप जो होता है ना, जो व्हिप जारी करते हैं, उनके बारे में तो बाबा साहब बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि मैंने किसी मुख्य सचेतक का
प्रधानमंत्री के प्रति इतना वफादार होने का मामला कभी नहीं देखा, और इस असंवैधानिक व्यवहार के बावजूद कि सचेतक वास्तव में प्रधानमंत्री का प्रिय है, अपनी बेवफाई के बावजूद उन्हें पार्टी संगठन में पदोन्नति मिली है। हाँ, जैसे अभी वो एक गाली देने वाले था, उसको कहीं की जवाबदारी दी, उसको प्रमोशन मिला है, तो ऐसा ही कुछ था। अब इस बारे में 3 महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने मैं फैक्ट के साथ बताना चाहूंगा कि 28 नवंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, प्रधानमंत्री थे उस समय, वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इस चीज के प्रति प्रतिबद्ध है। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल को पास कराना चाहते थे, ये बाबा साहब खुद स्वीकार कर रहे हैं। 19 दिसंबर 1949 को एक बार पुनः, देखिए 28 नवंबर हो गया, फिर 19 दिसंबर की बात है, में इस सदन इस बारे में जरा भी सोचे कि हम मानते हैं कि यह हिंदू कोड बिल महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि वो ये नहीं चाहते हैं कि कहीं सदन में ऐसा मैसेज चला जाए कि सरकार के लिए हिंदू कोड बिल महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब सरकार के लिए हिंदू कोड बिल महत्वपूर्ण है। 28 नवंबर को कहते हैं कि वो प्रतिबद्ध है, 19 दिसंबर को कहते हैं कि ऐसा कहीं मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। साथ ही साथ इसके ये यात्रा का एक चरण है हिंदू कोड बिल पास कराना, और भी अनेक चरण हैं जिनके द्वारा आर्थिक, सामाजिक और अन्य सुधार जो होंगे वो किए जाएंगे ताकि सभी मोर्चों पर एक एकीकृत प्रगति हो जाए। 26 सितंबर 1951 को एक बार पुनः क्या कहते हैं कि इस उपाय के साथ आगे बढ़ने की सरकार की इच्छा के बारे में आश्वस्त करना आवश्यक नहीं है। मतलब अब बाबा साहब ये जानना चाह रहे हैं नेहरू जी से कि आप एक टाइम लिमिट्स तो बताइए कि आप कब तक इसको करेंगे। तो नेहरू जी यानी तत्कालीन सरकार ये कहती है कि सरकार की इच्छा के बारे में आश्वस्त करना आवश्यक नहीं है। मतलब अभी जो है ना नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला रिजर्वेशन बिल जो है, अब कब तो जनगणना होगी, कब उसके आंकड़े आएंगे, फिर कब डिलिमिटेशंस होगा, लेकिन वो आज झुंझुना तो पकड़ा दिया। तो सत्तारूढ़ दल के अलावा बाकी सब क्या डिमांड कर रहे हैं? यही तो डिमांड कर रहे हैं कि आप एक इसको विद इन टाइम लिमिट्स, एक टाइम फ्रेम्स तो बताएं ना। आपकी इच्छा शक्ति, आपके इंटेंशंस पर हमको कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, लेकिन प्रश्न चिन्ह इसलिए लग जाता है कि इसकी कोई टाइम लिमिट्स होनी चाहिए। वही चीज बाबा साहब चाहते थे। तो तत्कालीन सरकार ही कहती कि इस बारे में हम आश्वस्त करना आवश्यक नहीं समझते। अब बाबा साहब ही कहते हैं कि मेरा मंत्रिमंडल से बाहर जाना इस देश में किसी के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं हो सकता। कोई चिंता करेगा, ठीक है आप आए तो आए, गए तो गए, लेकिन बोले मैं खुद को कैसे माफ करूंगा, या मैं अपने स्वयं के प्रति कैसे सच्चा रहूंगा। लोग मुझसे कहेंगे कि जब आपके विचार नहीं मिलते हैं, जब कुछ नहीं था, तो फिर आप सरकार में शामिल ही क्यों हुए? वैसे भी आप तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, आप अंतरिम गवर्नमेंट में भी नहीं थे। तो इस बारे में अत्यधिक सहिष्णुता, दयालुता और ये सब दिखाने और शिष्टाचार के लिए वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को, उनको धन्यवाद भी देते हैं। और साथ ही साथ बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपने इस्तीफे के लिए एक विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हूं। जब बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब ये चाहते थे कि संसद में उन्हें अपने इस्तीफे के बाद एक स्पीच देने दिया जाए, लेकिन उस समय के जो भी स्पीकर्स थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप इस्तीफा नहीं दे सकते, यदि आपको देना है तो आप पहले लिख के लाइए कि आप क्या बोलेंगे। तो बाबा साहब ने कहा मैंने अपने जीवन में कभी भी लिख कर भाषण नहीं देना, मुझे जो कहना होगा मैं कहूँगा। यदि आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करते हैं तो ठीक है, और नहीं है तो मैं अपने कहना चाहिए स्टैंड्स पर कायम हूँ। और
26 नवंबर 1951 को बाबा साहब मुंबई में एक बड़ी विशाल सभा करते हैं और वहां बाबा साहब ये कहते हैं कि असल में मुझे मंत्रिमंडल में कैसे स्थान मिला, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि संविधान सभा के सभी दरवाजे, इतना ही नहीं खिड़कियां और दरारें तक मेरे लिए बंद थी। और ये उसी एक महान नेता ने कहा था, जिनका मैं ये नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ट्रोल आर्मीज और जो भी चीज़ें हैं पढ़ेंगे और जिनको इंटरेस्ट है वो सब जान भी गए होंगे। उन्होंने कहा था कि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है, इसने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं कि इस संसद में, इस संविधान सभा में बाबा साहब नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी बंगाल से प्रचंड बहुमत से जीतकर बाबा साहब संविधान सभा में शामिल हुए थे। वे खुद कहते हैं कि मेरी हालत शेर की मान में फंसे जानवर जैसी थी। मैं किसी से बात नहीं करता था, केवल एक बार मैंने भाषण दिया। ये उनके मन की पीड़ा है। शनिवार 24 नवंबर 1951 को मुंबई के दादर में बाबा साहब के लिए समाजवादी पार्टी, उस समय की समाजवादी जो वर्तमान है ये नहीं है, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के तत्वाधान में हिंदू कोड बिल पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर काशीबाई अवसरे ने की और बाबा साहब उसमें लिखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है आपकी स्क्रीन पर, कि ये कोई एक राजनीतिक पार्टी है या सराय, वरना एक ही संस्था में नेहरू, अनंग शयनम अयंगार और पंडित गोविंद मालवीय जैसे लोग इकट्ठा कैसे रह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे ऐसा क्यों कह रहे, क्योंकि नेहरू जी की इच्छा शक्ति थी कि हिंदू कोड बिल पास हो, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो नहीं चाहता था कि हिंदू कोड बिल पास हो, और वो व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। वह व्यक्ति थे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य मनमुटाव कोई बड़ी बात या अनोखी बात नहीं थी। हिंदू कोड बिल के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि आप इसको भली भांति जांच ले, यानी एक तरह से निर्देशित करते हैं कि आप इस बिल को रोक ले, इस बिल को रोक लें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिप्लाई करते हैं कि आप जो है संसद की शक्तियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। बदले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि मुझे मजबूर होना पड़ेगा और आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के तहत मुझे सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में मार्गदर्शन भी लेना पड़ेगा। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि उन दिनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था, और उसका खामियाजा हिंदू कोड बिल को भी भुगतना पड़ा। बाबा साहब ने जो 27 सितंबर को तय कर लिया था, 28 सितंबर को उन्होंने इस्तीफा दिया। ये इस्तीफा 11 अक्टूबर 1951 को स्वीकृत हुआ। अब 11 अक्टूबर 1951 को स्वीकृत हुआ, और इसको स्वीकृत करने के बाद जो है इससे रिलेटेड कोई चीजें नहीं है। अभी कुछ समय पहले एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये जानकारी मांगी थी कि बाबा साहब का जो रेजिग्नेशन लेटर था उसकी प्रति उन्हें दी जाए, तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मना कर दिया और राष्ट्रपति के सचिवालय ने भी मना कर दिया। मामला केंद्रीय सूचना आयोग तक पहुंचा। उन्होंने टिप्पणी भी की कि भाई जब कोई इस्तीफा देता है मंत्री तो उसका रिकॉर्ड प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति सचिवालय में होना चाहिए, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला।
तो कुल मिलाकर बाबा साहब से संबंधित बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो उस महामानव के विराट सोच को, दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है, किंतु उन्हें केवल और केवल इस देश में अछूतों का नेता बताकर उनके कद को हमेशा से छोटा करने का प्रयास किया गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। बाबा साहब सामाजिक न्याय के संघर्ष के वे प्रतीक हैं कि जब वे सामाजिक न्याय के संघर्ष की बात करते हैं तो वे धर्म, जाति, लिंग, भाषा इन सबसे ऊपर उठकर बात करते हैं। यह अलग बात है कि परिप्रेक्ष्य ही ऐसा निर्मित कर दिया जाता है कि उनकी एक छवि बना दी गई है। तो यदि बाबा साहब के बारे में आप और जानकारी चाहते हैं तो भारत सरकार द्वारा 40 वॉल्यूम्स जो है इस मामले में प्रकाशित किए गए हैं, जो बाबा साहब के राइटिंग्स और स्पीचेस को हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी प्रकाशित करते हैं। मेरा ये जो चैनल है वॉइस फॉर जस्टिस, एकेडमिक जस्टिस, इसके माध्यम से मैं ऐसी ही तथ्यात्मक चीजें आपके लिए लेकर आता हूं। आपको यदि ये कार्यक्रम अच्छा लगा, आप कमेंट्स करके बताइए, इसे शेयर कीजिए, ताकि मुझे इस प्रकार के और ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिले। धन्यवाद।